नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी में तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है और इसी बीच ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबरें लगातार आ रही हैं। आपको बता दें कि हाथरस में भी मतदान देरी के साथ शुरू हुआ। ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से मतदाताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई मतदाता घर वापस चले गए और अब ईवीएम मशीनों को लेकर तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार आरोप सामने आ रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। कानपुर देहात सीट में भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबर सामने आई है और इसी के साथ ही अब तमाम टेक्निकल पार्टियां ईवीएम मशीन को ठीक करने में लगी हैं और इसी के साथ ही मतदाताओं को इस समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक नजर डालेंगे कि यूपी की विधानसभा सीटों के जो चुनाव हैं तीसरे चरण की, उन पे मतदाता के साथ साथ जो प्रत्याशी इस बार मैदान में है, तो कौन सी पार्टी के कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में है, उनकी तरफ नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं मैनपुरी से। मैनपुरी की करहल सीट, जो कि सबसे अहम सीट मानी जा रही है, हॉट सीट में से एक है, वहां पर एसपी सिंह बघेल बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। कुलदीप नारायण बसपा की तरफ से मैदान में उतारे गए, जबकि गायत्री यादव कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस बार मैदान में है। आपको बता दें, करहल सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, और ऐसे में करहल सीट काफी अहम हो जाती है, जहां पर बीजेपी सपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। और इसीलिए जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए एसपी सिंह बघेल, वो कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, काफी अहम हिस्सा, और अब गुरु और चेले एक साथ होंगे आमने सामने। इस तरह की राजनीति इस वक्त करहल में देखने को मिल रही है। साथ ही अब रुक करेंगे अगली सीट की ओर। मैनपुरी करहल सीट के प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और मैनपुरी की करहल सीट के बाद अब रुक करेंगे अगली सीट की ओर। मैनपुरी किशनी की सीट जो है विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि मैनपुरी की किशनी सीट से डॉक्टर प्रिया रंजन आशु दिवाकर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। ब्रजेश कठेरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी रण का हिस्सा बने हैं और प्रभुदयाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और डॉक्टर विनय नारायण सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। मैनपुरी की किशनी सीट एक अहम सीट ये भी मानी जा रही है, जहां पर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रिया रंजन आशु दिवाकर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। ब्रजेश कठेरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है और प्रभुदयाल बसपा पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। डॉक्टर विनय नारायण सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस्मत आजमा रहे हैं। मैनपुरी की किशनी सीट के प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। रुक करेंगे मैनपुरी की भोगो सीट की ओर। तो मैनपुरी की भोगो सीट पर प्रत्याशियों के नाम इस प्रकार हैं। राम नरेश अग्निहोत्री बीजेपी की तरफ से भोगो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आलोक शाक्या समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक कुमार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। श्रीमती ममता राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। मैनपुरी की भोंगो सीट की बात यहां पर हम कर रहे हैं, जहां पर तमाम प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और आज मतदाता इन तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। बता दें, राम नरेश अग्निहोत्री बीजेपी की तरफ से भोंगो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो करेंगे मैनपुरी की मेन सीट की ओर, जहां पर मैनपुरी सीट से चुनावी प्रत्याशियों के नाम आपको बता दें। जयवीर सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। राजकुमार उर्फ राजू यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी सीट से। गौरव नंद बसपा की तरफ से मैदान में है और विनीता शाक्या कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। इस बार मैनपुरी सीट के यहाँ पे प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दंगल छिड़ा हुआ है और इसी के साथ ही तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदाता करने जा रहे हैं। जयवीर सिंह बीजेपी की तरफ से मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी के बाद अब रुक करेंगे अगली विधानसभा सीट की ओर, अगले जिले की ओर। कन्नौज सीट की बात करते हैं। कन्नौज सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें। आसिम अरुण बीजेपी की तरफ से कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में है। अनिल कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि समरजीत दोहरे
बसपा की तरफ से कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं श्रीमती विनीता देवी। कांग्रेस की तरफ से कन्नौज सीट पर दावेदारी पेश कर रही हैं। कन्नौज की बात कर रहे हैं यहां पर। कन्नौज सीट से आसिम अरुण बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। अनिल कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं चुनाव और समरजीत दोहरे बसपा की तरफ से। श्रीमती विनीता देवी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। और कन्नौज की छिबरामऊ सीट पर रुक करेंगे, जहां पर छिबरामऊ सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें। अर्चना पांडे बीजेपी की तरफ से छिबरामऊ से चुनाव लड़ रही हैं। अरविंद यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, वहीदा बानो उर्फ बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं और विजय कुमार मिश्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। कन्नौज की छिबरामऊ सीट की यहां पर हम बात कर रहे हैं। आपको बताते चले प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए तमाम प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज की छिबरामऊ सीट यहां पर अहम सीट मानी जा रही है, जिस पर तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार पेश कर दिए हैं। और अब रुक करेंगे कन्नौज की एक और अहम सीट की ओर। तिरवा सीट यहां पर हम बात कर रहे हैं। कन्नौज की तिरवा सीट से प्रत्याशी की सूची आपको बता दें कि कैलाश सिंह राजपूत बीजेपी की तरफ से तिरवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल कुमार पाल समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। अजय कुमार बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है और श्रीमती नीलिमा शाक्या कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में इस बार है। कन्नौज की तिरवा सीट तमाम प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं। प्रत्याशी की सूची आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैलाश सिंह राजपूत बीजेपी ने इस बार तो वहीं फोन लाइन पर हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से नेता, और इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चलिए प्रदीप भटनागर जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर सर। धन्यवाद सर, तीसरा चरण आ गया है, काफी अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी पर खामखा यहाँ पर कटाक्ष किए जा रहे हैं कि 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें देखा गया कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। क्या कहेंगे? ऐसा है ना, तो वो कहना है ना, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। बेकार की बातों में क्या जाना है। एक्चुअल में क्या है कि जो ख्वाबी पुलाव देख रहे हैं, जो अपना अस्तित्व खत्म कर चुके हैं 2017 में गुंडागर्दी को लेके, आज वो उस चीज को अगर टाल ठोक के है, हम पूछते हैं कि भाई आओ तो चलो, आप सत्ता में तो आना चाहते हो, मैं सत्ता के बताता हूँ, सत्ता में क्या करेंगे आप, और सत्ता में क्या देके गए आप। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम लोग अगर सत्ता में हैं और सत्ता में रहने के लिए दोबारा काबिज होना चाहते हैं, तो उन चीजों को जनता समाज के बीच में लेके बैठे हैं और जनता समाज को हमने दिखाया कि हमने क्या दिया, उत्तर प्रदेश को क्या जरूरत थी और क्या चाहिए इस और आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को किन चीजों की जरूरत है। तो चुनाव ये करहल सीट पर भी आज चुनाव है, काफी अहम सीट रही है करहल सीट, और मुलायम सिंह खुद करहल सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे। तो क्या लगता है बीजेपी को अगर आप करहल सीट की बात, करहल सीट का तो हाल नंदीग्राम वाला होना है, और उससे भी शायद बदतर ना हो, नंदीग्राम से भी ज्यादा। ये भी बहुत बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि लास्ट का डर बहुत बड़ा जो दिखाई दिया स्वयं खुद ही। जो चुनाव से परिवार वो नजदीक कितनी जल्दी घुमा और वो भी सब चीजों को देखा। और हम करल हो चाहे प्रदेश की कोई भी सीट हो, जिन चीजों से लड़ रहे हैं बड़े आश्वस्त और मजबूती से लड़ रहे हैं, और जो भी हमारे प्रत्याशी भाई हैं और जो हमने काम किया उन चीजों को लड़ रहे हैं। हम ख्वाबी पुलाव नहीं करेंगे, हम 300 वो दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, फलाना फ्री नहीं, हम तो विकास दे रहे हैं। हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम 24 घंटे की सुरक्षा दे रहे हैं, 24 घंटे का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको ठीक करेंगे। हम 24 घंटे में जो मेट्रो का जो संचालन है महानगरों में उनको पूर्ण करेंगे। हम तो इन पे मुद्दे पे करेंगे। आज देखिए विश्व भारत में पहली बार फैक्टर भी इस बार सुनने में आ रहा है। आलू फैक्टर ये क्या है आखिर? देखिए, जब प्रदेश विकास की बात होती है तो ये छोटी छोटी फैक्टरों को उठाया जाता है। देखिए, आज प्रदेश के अंदर पहली बार देश में हमारे प्रदेश में चलेगी मोनोरेल, और वो भी छोटी मोटी लंबी, कि दिल्ली भी देखेगी कि उत्तर प्रदेश में मोनोरेल जा रही है लखनऊ मेरठ, और मात्र 40 मिनट में। आलू की बात देखिए, ये जो सब्जियों का जो है, आलू फैक्टर की जो बात करते हैं, देखिए ये सब्जियों का सीजनेबल सिस्टम होता है, एक आड़त और मंडी का सिस्टम होता है। आप बैठ के जितने भी विशेषज्ञ कुछ भी कर सकते हैं, मगर मंडी की अपनी चाल होती है, चाहे वो आलू खरीदे या आप प्याज खरीदे, वो अपना सिस्टम होता है मंडी का। अब इन चीजों को अगर मुद्दा बनाया जाए तो मैं कहूँगा ये मुद्दा नहीं होता है। हापुड़ में या कन्नौज साइड में, मैनपुरी में आलू बहुत ज्यादा उगता है और बड़ा फेमस आलू है। और ये भी नहीं ज्ञात होना चाहिए कि आलू की क्वालिटी आज के टाइम में किन किन चीजों में यूज होता है और किस तरीके से खरीदा जाता है।
और किस तरीके से होता है, उन चीजों का मुद्दा बना के बोला जाए, नहीं। आज मुद्दा है प्रदेश के विकास का, आज मुद्दा है प्रदेश के खुशहाली का। हम उन चीजों को देख प्रदीप रहे जी, हैं हम तो। आरोप ये भी आ रहे हैं, सुबह से वोटिंग जारी है लेकिन कुछ ईवीएम में जो है खराबी देखी गई है। कानपुर देहात की सीट पर जो है ईवीएम में खराबी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि बटन दबाया जा रहा है साइकिल का लेकिन बीजेपी को वोट जा रहा है। कितनी सच्चाई देखिए, लग रही है? पहले चरण के अंदर हमारा जो चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश का था, हमसे भी कुछ लोगों ने शिकायत करी कि हम अगर कोई बटन दबा रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी का दब रहा है। हम्म। और इन चीजों को हमने दिखवाया भी, वो गलत था, अफवाह फैलाई जा रही थी किसी के माध्यम से। देखिए, निर्वाचन आयोग को अगर अपना काम करने दें, जैसे पुलिस प्रशासन अपना काम और कानून व्यवस्था में करना चाहता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है उनका अड़चन आती है, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग एक अच्छा और स्वच्छ चुनाव प्रदेश के अंदर कराना चाहता है। आज उन चीजों को क्यों उठाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इनको डर आ गया है कि है ये खत्म, 0/सन्नाटा हो गया। ये स्पष्ट दिखता है। क्या किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने या किसी नेता ने बोला अब तक ईवीएम मशीन के लिए? हम आश्वस्त हैं, मशीनरी है, मशीनरी खराब हो जाती है, घर की बिजली फूक जाती है। अगर ये भी निर्वाचन आयोग ने हर जगह पे एक्स्ट्रा मशीनें रखवा रखी है, ये भी उन्हें ज्ञात होना चाहिए, और वो भी 5 मिनट या 10 मिनट में पहुंच जाती है। ये कोई नहीं बताता। जो मजिस्ट्रेट जो इस समय काम कर रहे हैं चुनाव में, वो लोग अपने गाड़ी के अंदर एक मशीन एक्स्ट्रा इसीलिए लेके चलते हैं कि कहीं मशीन खराब होती है तो इमीडिएट उसको चेंज कराया जाए, तो क्योंकि प्रदीप जी, रुकावट ना हाथरस आए। में मशीन खराब हुई, 40 मिनट लग गए उसको ठीक होने में, बदलवाने में। तो कहीं ना कहीं वोट इससे प्रभावित हो रहे हैं, मतदाता कुछ वापस भी लौट गए पोलिंग बूथ से। देखिए, ये क्वेश्चन चुनाव आयोग का है। हम्म। मैं राजनीतिक पार्टी की तरफ से इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन एक अपना काम करता है। और मैं तो उम्मीद करूंगा औरों से भी कि प्रशासनिक कामों पे टीका टिप्पणी ना करें। जी। इसी चक्कर में हमारा देश जो है बहुत पीछे है, क्योंकि हम प्रशासन को कठपुतली समझते हैं, उन्हें काम नहीं करने देते और चाहते हैं राजनेता की उनको अपने दबाव में अपनी मुट्ठी में करके काम लें। आप अनुशासन की, अगर अनुशासन में रखना तो अधिकारी को जो ट्रेनिंग दी जाती है हर चीजों की, और महीनों से पैसा खर्च होता है ट्रेनिंग देने में, वो इसी चीज को ली जाती है कि किसी चीज को फेस करना है तो किस तरीके से करना है। चलिए प्रदीप जी, फिर नेता, तीसरे चरण के देखिए, चुनाव में आप कौन सी सीट को बीजेपी के लिए एक चुनौती मानते हैं? क्योंकि इस बार अखिलेश और शिवपाल दोनों ही चुनावी रण में हैं और आज तीसरे चरण में उनकी सीट का भी फैसला हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग पहले चरण से शुरू होके और तीसरे चरण तक हम हर सीट को चुनौती मानते हैं और जी। बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत गंभीर चीजों को लेकर लड़ रहे हैं। हमारे लिए हर एक सीट गंभीर है। अगर हम आसानी सोचे या हम चले सरलता से, नहीं। हर संघर्ष हमारा काम है, नियति हमारा हमारा लक्ष्य है। हमारी नीति अच्छी होगी, हम प्रदेश की जनता को का तभी मन जीत पाएंगे, हम उनके प्रति काम करेंगे। आज प्रदेश की जनता जो दिन में और रात को बिजली के लिए तरसती थी ना, आज वो 24 घंटे बिजली पाती है। लोग बात कहते तो हैं कि बिजली का बिल ज्यादा कर दे, कितना झूठ बोलाते हैं, आज तक बिजली का बिल नहीं बढ़ा। अरे भाई, अगर 24 घंटे बिजली आएगी तो सुविधा के तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि बिजली भी आगे से कहीं से आती है, उसको भी देना होता है। चलिए प्रदीप क्योंकि जी, बहुत बहुत पिछली धन्यवाद, सरकारों, आपका समय की कमी है सर। बहुत बहुत जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है, दर्शकों को बताना चाहेंगे। और अब हम आपको दिखा रहे थे प्रत्याशियों की सूची तमाम जिलों से, जो आपको बता दें कि 16 विधानसभा जो जिले हैं वहां पर आज मतदान हो रहा है, करीब 59 विधानसभा सीटों पर। और यहां पर अब बात करेंगे कानपुर देहात की सीट की ओर। आपको बता दें कि कानपुर से सीट दिखाएंगे हम आपको कि कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी रण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि कानपुर देहात की सीट पर आपको बताएंगे कि कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। रसूलाबाद सीट, कानपुर देहात की रसूलाबाद सीट से प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। श्रीमती पूनम सखवार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। कमलेश चंद्र दिवाकर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। सीमा सिंह बसपा की तरफ से इस बार दावेदारी पेश कर रही है। श्रीमती मनोरमा शंखवार कांग्रेस की तरफ से रसूलाबाद सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कानपुर देहात की रसूलाबाद सीट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। श्रीमती पूनम सखवार को बीजेपी ने इस बार चुनावी रण में उतार दिया है। कमलेश चंद्र दिवाकर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। सीमा सिंह बसपा की तरफ से कानपुर देहात रसूलाबाद सीट से चुनाव लड़ रही हैं और श्रीमती मनोरमा शंखवार कांग्रेस की तरफ से रसूलाबाद सीट से दावेदारी पेश कर रही हैं।
और वहीं कानपुर देहात की एक और सीट की ओर यहां पर रुक करेंगे, अकबरपुर सीट। तो कानपुर देहात अकबरपुर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखाते चले। प्रतिभा शुक्ला बीजेपी की तरफ से इस बार अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। आरपी कुशवाहा समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। विनोद कुमार पाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अकबरपुर सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। अमरीश सिंह गौड़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अकबरपुर सीट से चुनावी रण में है। तमाम प्रत्याशियों की सूची आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं आर्य न्यूज के जरिए कि प्रतिभा शुक्ला बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में उतार दी गई हैं। आरपी कुशवाहा समाजवादी पार्टी की तरफ से, विनोद कुमार पाल बसपा की तरफ से और अमरीश सिंह गौड़ कांग्रेस की तरफ से कानपुर देहात अकबर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और कानपुर देहात की सिकंदरा सीट पर भी अब रुक करेंगे। सिकंदरा सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें कि कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत पाल बीजेपी प्रत्याशी हैं और प्रभाकर पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में हैं। लालजी बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं और नरेश कटियार कांग्रेस की तरफ से इस बार दमखम दिखाने के लिए सिकंदरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट की सूची हम आपको दिखा रहे हैं प्रत्याशियों की, जहां पर दावेदारी पेश करने के लिए बीजेपी ने अजीत पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रभाकर पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से, लालजी बसपा की तरफ से और नरेश कटियार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। और कानपुर देहात की भोगिनीपुर सीट पर चर्चा करेंगे। भोगिनीपुर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको बता दें कि राकेश सचान बीजेपी की तरफ से भोगिनीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र पाल सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जुनैद खान बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और गोविंद निषाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है। भोगिनीपुर सीट कानपुर देहात पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। राकेश सचान बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र पाल सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से और जुनैद खान बसपा की तरफ से, गोविंद निषाद कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। इन पर मुजफ्फर खान जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। नमस्कार सर, तीसरे चरण का चुनाव जारी है, कैसा लग रहा है कि तीसरे चरण में अब क्या कुछ रंगत बदलेगी? देखिए, पहले दो चरण में समाजवादी पार्टी का शतक बना चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, और जहां तक अब तीसरे चरण का चुनाव है वो तो आप और भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो हमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। नफरती लोग जो है वो जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती रहती है, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश में लगी रहती है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकास के सवालों से बचने के लिए मजदूरों, गरीबों और नौजवानों को धर्म के नाम पर भड़काने, उकसाने का काम करने का काम ही करती है। बस अगर इन्होंने जमीन पर कुछ काम किए होते तो आज जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को गांवों से भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, ऐसी स्थिति हमने कभी भारतीय राजनीति में नहीं देखी, और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि किसान विरोधी, महिला विरोधी, बेरोजगार विरोधी, नफरती, झूठे जुमलेबाज बैरूपियों, सिंहासन खाली करो, अखिलेश जी आ रहे हैं और जुमलेबाज जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुजफ्फर खान जी, एक और जुमला इस बार चुनावी रण में सुनाई दिया है, गर्मी शांत कर दी जाएगी, ठंडी लहर आएगी, इस तरह का। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि शतक जड़ दिया है और एक और शतक इस बार जो जड़ने वाली है समाजवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो कुछ और ही कहा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल दी है, धुआं निकाल दिया है उत्तर प्रदेश की बेरोजगार जनता ने। ये चुनाव समाजवादी और बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का। उस भारतीय जनता पार्टी, वो तानाशाही पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है। और इसमें हमेशा आपने देखा होगा कि जनता चुनाव जीतती है, तानाशाह कभी चुनाव नहीं जीतते। जो कुर्सी पे बिठालते हैं वही कुर्सी से आपको एक दिन हटा देते हैं। तो हम तो इतना सा जानते हैं कि जो
उत्तर प्रदेश ने ठाना है अखिलेश जी को इस बार लाना है, जो कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य के लिए हमेशा लड़ने का काम करते हैं, सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अखिलेश यादव जी के करिश्माई चेहरे से है उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी आस। उनकी मुस्कान में नौजवानों को अपना भविष्य नजर आता है। जो उनसे एक बार मिल लेता है मैडम, उन्हीं का हो जाता है। नेता ऐसा होना चाहिए जिसने एक नतीजा दिया हो उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को नई बुलंदियों पे ले जाने की कोशिश की थी समाजवादियों ने, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 के चुनाव में नफरती भाषण दे करके भाई को मुजफ्फर भाई खान से जी, जिन लड़ाया, बुलंदियों की आप कब्रिस्तान बात यहाँ शमशान पर कर बनाया। रहे हैं, सपा अपने कार्यकाल में क्यों साबित नहीं कर पाई? जिन बुलंदियों की आप बात कर रहे हैं, जो तमाम वादे अब किए जा रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी के हाथ में सत्ता थी तो उस वक्त वो वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब बात कही है। देखिए, हम लोग अपने कामों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने नोटबंदी कर दी थी। बहुत सारे संसाधन ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाए। इन्होंने तो देश की कमर तोड़ने का काम किया नोटबंदी करके, और आज तक ये नहीं बताया कि नोटबंदी से लाभ क्या हुआ। दूसरी बात मैडम, जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया, उनको शमशान, कब्रिस्तान और बिजली पानी में बांटने का काम किया, हम लोगों को समझाने में नाकाम रहे, ये बहकाने में कामयाब हुए। तो इसीलिए अब आज के चुनाव में हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। जनता बीजेपी को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पे बैठ करके बोलते रहे हैं, पूरा देश जानता है। तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। इस तरह की सरकार नहीं चाहिए जो महंगाई को ना रोक सके, जो बेरोजगारी के लिए आप बताइए 11 लाख पद खाली पड़े, आपने क्यों नहीं उनको नौकरी दी? आज जनता सवाल कर रही है। कल गोंडा के अंदर राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भाषण दे रहे थे, वहां किस तरह से नौजवानों ने विरोध किया बताइए? आपने पहले ऐसा कभी देखा है? तो जनता पूरी तरह से गुस्से में है। इसलिए जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनका धुआं निकल जाएगा। मुजफ्फर खान जी, जैसे कि बेरोजगारी की बात आपने कही यहाँ पर, क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना काल की वजह से भी बेरोजगारी पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है? और बीजेपी अब अपने मैनिफेस्टो में रोजगार के लिए भी अवसर लेकर आई है, और कहा जा रहा है कि करीब 60 लाख लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा इस बार। मैडम देखिए, अभी आपको याद होगा कि जो रेलवे में भर्ती की बात थी, वो तो कोरोना काल से भी एक बरस पहले की बात थी। तो आप जो है ना, इनकी असल में नीयत ठीक नहीं है। जो बेरोजगार नौजवान है, जो पढ़ा लिखा छात्र है, किस तरह से आंदोलन किया, किस तरह से इन्होंने उन पर लाठियां चलाई, तमाम सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, रेलगाड़ी को जला दिया गया। ये सरकार अंधी गूंगी और बहरी सरकार है। ये जनता से जो है, इनको मालूम है अंत में हम लोगों को धर्म पे ला करके वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन अभी धर्म का जो चक्कर था वो टूट गया है। जनता धर्म के झांसे में आने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता पहला ये चुनाव है जिसमें ये हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, और इसलिए हमारा ये मानना है कि जनता जीतेगी और जो घमंड है और अहंकार है वो हारेगा। ये जिना कर रहे थे कि जिना हारेगा और गन्ना जीतेगा। तो मैडम, अभी हालात बदलने जा रहे हैं। हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि यदि इन लोगों ने समय से सीख ली होती, तो आज ये इस तरह से जो इतने बड़े बड़े बीजेपी के लीडर हैं, बताइए गली गली धूल भागते फिर रहे हैं। तो ये सब नहीं करना पड़ता। आपने समाजवादी सरकार के कामों का फीता काटने का काम किया 5 साल। उत्तर प्रदेश की किसी सड़क पे आप चले जाइए, सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा मिलेंगे। ये दम भरते थे कि हम 15 दिन में उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। चुनावी मैनिफेस्टो इन लोगों ने उठाकर नहीं देखा। अब आज ये बेचैन है, परेशान है, इनको नींद नहीं आ रही है। अभी करेल के अंदर मैडम भागपुर गांव के लोगों को वोट डालने से रोक दिया इन्होंने, और बहाना लगा रहे हैं कि साहब इनकी आईडी में, वोटर आईडी में थोड़ा चेंज है। आप बताइए, ये कितनी गंभीर बात है? चुनाव आयोग के लिए चैलेंज है। अखिलेश जी वहां चुनाव जीत रहे हैं, जनता मुख्यमंत्री को चुन रही है, और आप उसे रोकने का काम कर रहे हो। तो ये बेहद अफसोस की बात है। चुनाव आयोग को फौरन इस पर सख्ती से काम करना चाहिए, और जो अधिकारी हैं
उनको वहां से हटा देना चाहिए जो जनता को वोट डालने से रोक रही है। देखिए, जिसके पास आईडी नहीं है उसको रोकना एक वाजिब बात होती है, लेकिन वोटर आई कार्ड लेकर के लोग आ रहे हैं और आप उन्हें 245 और 244 नंबर बूथ पर आपने वोट नहीं डालने दिया गांव वालों को। तो ये चुनाव आयोग का खैर डिपार्टमेंट है और लगातार अधिकारी पहुंच भी रहे हैं और देखेंगे, हम भी नजर बनाए रखेंगे इस खबर पर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वोट डालने से रोक दिया गया। खैर मुजफ्फर खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि उम्मीदवारों की तरफ से अब जो है जो भी किया जाना था, प्रचार थम चुका है और अब जो जनता है वो निर्णय लेगी, वो फैसला करेगी कि आखिर अब किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को वोट डालना है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लगातार सुबह से ही वोटिंग की जा रही है, पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार है लोगों की। और इसी बीच आपको बताते चलें कि ताजा आंकड़े हमारे पास पहुंच गए हैं जहां पर यूपी में 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा आपके सामने है। फिरोजाबाद में 5.88% वोटिंग की गई, जबकि फर्रुखाबाद में 9.62% वोटिंग हुई, कन्नौज में 10.11%, इटावा में 6.83% और इसी के साथ ही कानपुर नगर में 5.83% वोटिंग हुई, कानपुर देहात में 6.17%, जालौन में 9.53% वोटिंग हुई, ललितपुर में 9.67%, हमीरपुर में 8.20%, महोबा में 8.02%, हाथरस में 7.62% वोटिंग हुई, फिरोजाबाद में 5.88%, कासगंज में 9.42%, एटा में 10.16% और मैनपुरी में वोटिंग की गई। फर्रुखाबाद में 9.62%, कन्नौज में 10.11%, इटावा में 6.83% और औरैया में 7.74% वोटिंग हुई। कानपुर देहात 6.17% वोटिंग हुई, कानपुर नगर में 5.83%, जालौन में 9.53% और झांसी में 7.69% वोटिंग की गई है। ललितपुर में भी 9.67%, हमीरपुर में 8.20%, महोबा में 8.02% और इसी के साथ ये ताजा आंकड़े आपके सामने हैं। यूपी में 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा आपके सामने है। आपको बता दें कि लगातार सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जा रही है, पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में इस वक्त लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर लगातार मतदान किया जा रहा है और ईवीएम खराब होने की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन लगातार चुनाव आयोग की तरफ से भी ध्यान रखा जा रहा है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और ईवीएम की खराबी को ठीक किया जा रहा है।